हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भूकंप अर्थक्वेक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वर्ल्ड जियोग्राफी की 4 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल पे आपको वो क्लासें मिल जाएंगी, जाइए देखिए और अपने बेसिक को कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ आज हम भूकंप के बारे में ये जानेंगे कि भूकंप कहते किसे हैं, भूकंप के कारण क्या होते हैं, भूकंपी तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है। और भूकंपी पेटी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे और पिछले वीडियो में जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भूकंप अर्थक्वेक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या कि भूकंप कहते किसे हैं, ठीक है। भूकंप कहते किसे, इसके बारे में चलिए सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भूकंप, भूकंप का मतलब होता है भूकंप मतलब भूमि का कांपना। आप देखिए जब भूमि कंपन करती है, जब भूमि हिलती है तो उसी घटना को भूकंप कहा जाता है। भूकंप मतलब जैसे हाथ पैर कांपते हैं ठंडियों में, उसी प्रकार से भूमि भी हमारी कांपती है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग महसूस किए होंगे जो भूकंपी क्षेत्र में रहते हैं, जिन्होंने देखा है। जो नहीं देखे उनको तो महसूस भी नहीं हुआ होगा। लेकिन आप ये समझिए जैसे हमारे ठंडियों में हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी भी कांपती है, पृथ्वी भी हिलती है। तो जब पृथ्वी हिलती है तो पृथ्वी का हिलना ही या पृथ्वी का कांपना ही कहलाता है भूकंप। एक समझ में आया? तो भूकंप भूमि का कांपना, भूमि का हिलना, ठीक है, यही कहलाता है भूकंप कहलाता है। सबसे पहला देखो, जो वैदिक काल जो बड़े बुजुर्ग थे या हम कह सकते हैं जो पुराने लोग थे, वो ये कहते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो शेषनाग पे टिकी हुई है। जब शेषनाग करवट लेता है तो भूमि हिलने लगती है। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, ये तो एक प्रकार से कहानी है जिसको लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं तो हम वैज्ञानिक लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे हम रामायण महाभारत या भगवत गीता के लॉजिक को लेके नहीं पढ़ा जाता है। जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, तो आप लॉजिक लेते हैं, एक प्रकार से वैज्ञानिक मत लिया जाता है। उसी प्रकार से भूमि का कांपना जो होता है, ये कैसे भूमि कंपन करती है, किस प्रकार से भूमि कांपती है, ये शेषनाग वाले जो थ्योरी थे बचपन में आपने पढ़ा था, सुना था, वो यहाँ पे लागू नहीं होता है और ना ही ये चीजें सही हैं, ठीक है। विज्ञान इस चीज को सही नहीं मानता है। विज्ञान जिस चीज को सही मानता है उसके बारे में तो आज हम पढ़ेंगे। तो आपने समझ लिया भूकंप क्या है, भूमि का कांपना ही भूकंप होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चलिए हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए भूकंप क्या है, ठीक है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य है भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल से होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसके कारण भूकंपी तरंगों का निर्माण होता है, ठीक है। अब भूकंपी तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इसी परिवर्तन को कहते हैं भूकंप। समझ में आया? जो हमने एक सीधा एकदम सटीक एकदम आसान भाषा में बताया, वही चीजों को यहाँ पे लिख के बताया गया है कि जब भी भूकंप आता है, पृथ्वी के अंदर जब भी हलचल होती है, जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगी तो पृथ्वी हिलेगी, पृथ्वी कंपन करेगी। जब पृथ्वी कंपन करेगी तो उस कंडीशन में भूमि के अंदर से कुछ तरंगे भी बाहर निकलने लगती हैं, ठीक है। भूमि के कंपन होने से कुछ तरंगों का निर्माण होता है। वो तरंग क्या होती हैं? पृथ्वी के बाहर निकलने लगती हैं। और यही जब तरंग पृथ्वी के बाहर निकलती हैं तो ये आकर के तरंगे पृथ्वी पे हलचल पैदा कर देती है, पृथ्वी की आकृति और बनावट में परिवर्तन कर देती है। जहां पे भूकंप आता है वहां पे बहुत सारे पृथ्वी मकान गिर जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। तो यही घटना जो क्या होता है, यही घटना भूकंप कहलाता है। तो आपको भूकंप समझ में आ गया होगा, भूमि का कांपना ही भूकंप होता है। अब भूकंप के द्वारा भूकंप के द्वारा क्या होता है, भूकंपी तरंगों का निर्माण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। भूकंप का जैसे हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार से भूकंप को जब पढ़ा जाता है, भूकंप का जब अध्ययन किया जाता है, तो इस भूकंपी अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
किस भूकंपीय अध्ययन को बोला जाता है? सिस्मोलॉजी, जो यहाँ पे आपने देखा। तो भूकंप का अध्ययन करना, भूकंप के बारे में पढ़ना, जिस शाखा के अंतर्गत हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के अध्ययन जब करते हैं तो बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, उसी प्रकार से जब हम भूकंप का अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन कहलाएगा किसके अंतर्गत करेंगे? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सॉरी, भूकंप को नापा जाता है, अध्ययन नहीं किया जाता, भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, और सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये भूकंप को नापते कैसे हैं? जैसे आपको बुखार होता है, आप चले जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपके पहले तो एक कांच की तरीके से, ऐसे जैसे एक पेन होता है उस तरीके कांच का होता था, या तो मुंह में डाल देते थे या इसके कांखें बगल लगा देते थे, तो कुछ समय बाद देखते थे, कहते हाँ आपको 99 डिग्री बुखार है, इतना डिग्री बुखार। वो नापते थे, आपके टेम्परेचर को नापते थे। जब आपके टेम्परेचर को नापते थे तो आपके टेम्परेचर को किससे नापते थे? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता थर्मामीटर बोला जाता है। तो तापमान को नापने, शरीर के तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है कि भूकंप कितना तेज आया हुआ है, कितना कम आया हुआ है, इन सब के बारे में जानने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है भूकंप कम आया हुआ है कि भूकंप ज्यादा आया हुआ है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप। हाँ, तो इसके पहले एक चीज और जानना है कि भूकंप आता क्यों है। भूकंप के बारे में आपने जान लिया, भूकंप आता क्यों है। तो भूकंप आने के कई कारण हैं, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ मानवीय कारण होते हैं। तो चलिए कुछ हम देखते हैं, जैसे भूकंप आता क्यों है। देखिए, जैसे हम इसके पहले आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाया, तो उसमें हमने बताया था पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, भाई इधर से ये आया, इधर से ये प्लेट आ रही, इधर से ये प्लेट आ रही, जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे होता है कंपन, पृथ्वी हिलने लगती है, तब भूकंप आता है। जब ये दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं, भाई आपस में दूर गई, तो दूर जाने के बाद पृथ्वी पे भी कुछ टूटेगा। भाई जब मकान, जब आप ऐसे पृथ्वी से दूर जाएंगे, पृथ्वी जब ये प्लेटें आपस में दूर जाएंगी तो पृथ्वी धंसेगी। जब पृथ्वी बीच में धंसेगी तो जिस जगह धंस जाएगी उस जगह तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अगल बगल पृथ्वी में क्या होने, हलचल होने लगता है, जिस घटना के कारण भी भूकंप आता है। तीसरा कारण हम देखो, ये मेन कारण है, ये मेन कारण है। बाकी जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जिस जगह ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां तो नहीं, लेकिन उसके अगल बगल के क्षेत्रों में आप देखेंगे भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तीन कारण हो गया ये। और चलिए मानवीय कारण में जैसे देखते हैं बांध का निर्माण, जब मनुष्य बांध बनाता है और बांध बना करके बड़े बड़े जल को रोकता है, भाई नहर के जल आ रहे हैं या नदियों का जो जल आ रहा है उसको रोक करके बांध बना के रोका जा रहा है और उससे बिजली का निर्माण किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में बांध को जब पानी को जब रोक दिया जाता है बांध बना करके, तो उस बांध के द्वारा जब पानी को रोका जाता है तो उस एरिया में क्या होता है, जल का क्या होता है, जल का दबाव पृथ्वी के अंदर पड़ने लगता है। अगर अगल बगल की पृथ्वी की उस जगह की या उस क्षेत्र की नीचे की प्लेटें कमजोर होती हैं तो वो दबाव सहन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, प्लेटें उस जगह से खिसक जाती है, और जब खिसक जाती है तो ऑटोमेटिक उस जगह गड्ढा हो जाएगा और अगल बगल क्या हो जाएगा, अगल बगल कंपन होने लगेगा, अर्थात हलचल मचने लगेगा, जिस कारण से भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से भूकंप आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है दो प्लेटों का आपस में टकराना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि भूकंप, देखो इसमें दो शब्द आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला शब्द पढ़ना है भूकंप केंद्र। क्या पढ़ना है? भूकंप केंद्र। देखिए आपको मैंने यहां दिखा रहा हूं, ये भूकंप केंद्र के बारे में पढ़ना है और अधिकेंद्र के बारे में पढ़ना है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक चित्र देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये आपका क्या है, फोकस। कहते हैं आप फोकस करिए, अर्थात इसी को बोलते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। इसी को बोलते हैं भूकंप केंद्र। मतलब जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर जिस जगह से दो प्लेटें टकराती हैं, जहां पे टकराती हैं,
उस टकराने वाली जगह को ही भूकंप केंद्र बोलते हैं, क्योंकि वहीं से ही भूकंप का निर्माण होता है। वहीं से दो प्लेटें आपस में टकराएं और उसी जगह से भूकंप का निर्माण होगा और उसी जगह को बोला जाता है भूकंप केंद्र बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं भूकंप केंद्र। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपी तरंगे मुक्त होती हैं। इस इसे भूकंप का केंद्र भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे भूकंप का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी जगह से भूकंप का निर्माण होता है। भाई जब इस फोकस दूरी से इस केंद्र से जब भूकंप का निर्माण होगा, जब यहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो आपको पता है दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो यहाँ से कुछ तरंगे निकलेंगी और ये तरंगे ऊपर जाएंगी, ऐसे ऊपर जाएंगी, ठीक है। ये तरंगे ऊपर जाएंगी, यही तरंगे ऊपर जाकर के पृथ्वी के ऊपर घर जो बने होते हैं, बिल्डिंगें बनी होती हैं, पहाड़ जो होते हैं, उन सब में नुकसान पहुंचाती हैं यही तरंगे जो यहाँ से निकल के जाती हैं, ठीक है। तो भूकंप केंद्र, जिस जगह से भूकंप उत्पन्न होता है वो जगह भूकंप केंद्र कहलाता है। अब चलिए देखें भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है। पृथ्वी के अंदर जिस जगह से भूकंप का निर्माण होता है उस जगह को भूकंप केंद्र बोलते हैं, लेकिन उसी केंद्र से जो तरंग निकलती है और जहां पे सबसे पहले वो तरंग पहुंचती है, जिस स्थान पे पृथ्वी के ऊपर जिस स्थान पे सबसे पहले वो तरंग पहुंचती है, वही स्थान भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे चित्र में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे भूकंप केंद्र है। अब यहाँ से एक तरंग निकली और यहाँ निकल के आई इस जगह, भूकंप के इस जगह पृथ्वी के सबसे पहला यहाँ पे आई, ये तरंग सबसे पहले यहाँ से निकल के पृथ्वी के इस जगह पे आई। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो जिस जगह पे सबसे पहले वो तरंग पहुंची उसी को बोला जाता है भूकंप का अधिकेंद्र। और मजेदार बात यह है कि भूकंप के अधिकेंद्र के आसपास कह सके कि भूकंप के अधिकेंद्र पर ही सबसे ज्यादा भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है और सबसे ज्यादा भूकंप का जो विनाश होता है, भूकंप जो आता है सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पे विनाश होता है वह भूकंप के अधिकेंद्र पर ही होता है, क्योंकि सबसे पहले वहां पहुंचेगा, जहां सबसे पहले पहुंचेगा वहां सबसे तेज पहुंचेगा। भाई सबसे पहले उठा, सबसे पहले भूकंप अधिकेंद्र ऊपर आया, पृथ्वी के ऊपर आया, तो यहीं पे सबसे ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। जब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा तो भूकंप के द्वारा सबसे ज्यादा विनाश भी अधिकेंद्र पे होगा। जब अधिकेंद्र पे विनाश होगा तो तरंगे और आगे बढ़ना धीरे धीरे शुरू करेंगे, पृथ्वी के और भागों में भागना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे तरंगों की स्पीड कम होती चली जाएगी और एक समय के बाद देखेंगे कुछ क्षेत्र को विनाश करने के बाद भूकंप थम जाता है। तो आपको भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए देखते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में। भूकंप केंद्र से जो तरंगे निकलती हैं वो कौन कौन से तरंगे होती हैं? तो वो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। कितनी प्रकार की तरंगे होती हैं? तो भूकंप के केंद्र से, अधिकेंद्र नहीं, भूकंप से केंद्र से जो जगह से भूकंप के फोकस से जो 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, वो 3 प्रकार की तरंगे कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रकार की तरंगे होती है पी तरंगे, दूसरा होती है एस तरंगे, तीसरा होती है एल तरंगे, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, तीनों को समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले देखिए पी तरंगे को, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी बोला जाता है, प्राइमरी वेव। पी तरंगे प्राथमिक वेव, प्राथमिक का मतलब आगे पी आ गया, पी से ही पी तरंग का नामकरण हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। पी तरंगे प्राथमिक वेव होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं। एस तरंगों को बोला जाता है द्वितीयक तरंगे, इंग्लिश में बोला जाता है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर पे, इसलिए सेकेंडरी अर्थात सेकेंडरी के एस लेकर के इसका नामकरण कर दिया गया, इसलिए इसको एस तरंगे बोला जाता है। तीसरी तरंगे जो हमारी होती है वो एल तरंगे होती हैं। आप कहेंगे भाई एल तरंगे, इसको लव वेव बोला जाएगा, कह सकें, क्योंकि इसको लव वेव इसलिए बोला जाता है कि लव नामक वैज्ञानिक ने इस तरंग की खोज किया था, इसलिए इसको लव वेव बोला जाता है। और लव वेव का सबसे पहले वाला अक्षर एल को निकाल करके इसका नामकरण कर दिया गया है, इसलिए इसको लव तरंग बोला जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किया था एच.डी. लव ने किया था, एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज किया था, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया लव तरंग, ठीक है। तो तीनों तरंग को नामकरण समझ में आ गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं है, तृतीयक की जगह क्या लव तरंग है। अब चलिए देखिए प्राथमिक तरंग में हम फिर चलते हैं। इस तरंग की औसत गति
लगभग 8 किमी प्रति सेकंड होती है। सोचिए कितनी तेज होती है, 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर चलती है, इसकी ये स्पीड होती है। 1 सेकंड सुई का कांटा ऐसा खट से करेगा, इतनी देर में ये तरंग पृथ्वी के फोकस से, अर्थात जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वहां से 8 किलोमीटर ये चल देगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी तरंगे कैसे काम करती हैं। इसका जो औसत गति होता है, इसकी जो औसत गति होती है ये कितनी होती है, ये होती 4 किमी प्रति सेकेंड। इसका मतलब है प्राइमरी से आधी स्पीड इसकी होती है। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये 4 किलोमीटर चलती है। सुई का कांटा ऐसे कट से करे उतनी देर में ये 4 किलोमीटर चल जाएंगी। अब चलिए देखते हैं तीसरी तरंग, तीसरी जिसको हम लव तरंग बोलते हैं। ये क्या काम करती है, ये 1 सेकंड में 1.5 किमी चलती है, मतलब सबसे स्लो चलती है ये। तो सबसे स्लो कौन सी तरंग चलती है, तो लव तरंग चलती है। एल तरंगे चलती हैं सबसे स्लो। सबसे तेज कौन सी तरंग चलती है, पी तरंगे सबसे तेज चलती हैं। और औसत कहने का मतलब दोनों के बीच में कौन सी तरंगे होती हैं, देखा जाए तो एस तरंगे, ये 4 किमी प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये देखते हैं कि ये तरंगे किन किन माध्यमों में चलती हैं। तो पी तरंगे जो होती हैं ये ठोस, द्रव, गैस अर्थात तीनों ही अवस्थाओं में चलती हैं। पानी में भी चल जाएंगी, गैस में भी चल जाएंगी और ठोस में भी चलती हैं। इसका मतलब जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। लेकिन जो एस तरंगे होती हैं वो केवल ठोस में चलती हैं, अर्थात वो द्रव और गैस में नहीं चलती हैं, वो केवल ठोस में चलती हैं। तीसरा जो तरंगे होते हैं एल तरंग, जिसको लव तरंग बोलते हैं, इनको धरातली तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरातली तरंग बोलते हैं। ठीक है, ये धरातल पे चलती हैं। ठीक है, ये जब धरातल पे आती हैं जिगजैग टाइप में चलती हैं, स्लो चलती हैं। स्लो चलने के कारण, जिगजैग चलने के कारण ये सबसे ज्यादा विनाश करती हैं। सबसे स्लो चलती हैं, जिगजैग चलती हैं, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। तो जब जिगजैग चलेंगी टेढ़ी मेढ़ी तो ऑटोमेटिक जितने भी उनके रास्ते में सारी चीजें आती हैं उसका विनाश करते हुए चलती है, इसलिए सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग को माना जाता है। ठीक है, और देखिए सबसे कम क्षति अगर किससे होती है तो पी तरंग से। पी क्यों, क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। जब ये पृथ्वी के नीचे से जहां से फोकस, जहां से पृथ्वी का भूकंपी केंद्र होता है, जहां से भूकंप आता है, जब वहां से पी तरंग चलेगी, भाई ठोस आएगा ठोस में चलेगी, द्रव आएगा द्रव में चलेगी, फिर सीधा ऊपर चलेगी। इसका मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों से होते हुए जब ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और ये कम विनाश करेगी। भाई दूसरी है एस तरंग। एस तरंग जब निकलेगी, ये जब निकल के चलेगी तो ये भी ठोस में होगी चलेगी, द्रव में तो चल ही नहीं पाएगी ये, तो ये तरंग अपने आप ही वहीं समाप्त हो जाएगी, ये तो विनाश ही नहीं कर पाएगी ज्यादा। लेकिन धरातली तरंगे ये सबसे लेट में धीरे 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 करके धरातल पे आती हैं, इन दोनों के कंपेरिजन में, लेकिन जिगजैग चलती हैं, जिसके कारण से ये सबसे ज्यादा विनाश करती हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं और एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं और एल तरंग को भी अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अब कहेंगे सर अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जब साइंस हम आपको पढ़ाएंगे, प्रकाश के बारे में बताएंगे, ध्वनि के बारे में बताएंगे, तो वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि जो होती है वो हमारी अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश जो होता है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो साइंस पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे। तो ये तीनों तरंगे आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए आगे देखते हैं। तो विश्व की कुछ भूकंपी क्षेत्र, देखो विश्व के कुछ क्षेत्र को देखा जाए तो उनको भूकंपी क्षेत्र में बांट दिया गया है। क्यों, जहां पे ज्यादा भूकंप आता है उसको एक अलग क्षेत्र बना दिया गया है, जहां पे उससे कम आता है उसको अलग बना दिया गया, जहां सबसे कम आता है उसको अलग बना दिया गया। तो विश्व को 3 भूकंपी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी पे पाया जाता है या सबसे ज्यादा भूकंप कहां पाया जाता है, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखो वो 3 पेटियां कौन कौन सी हैं, वो 3 जगह कौन कौन से जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो सबसे पहले देखें प्रशांत महासागरीय पेटी। क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी, ये जो देख रहे हैं पहला क्षेत्र है, यहां पे 63% भूकंप आता है। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी होता है, जो यहां आप देख रहे हैं, जो यूरोप और
यूरोप और एशिया में है। ठीक है, यहाँ पे 21% भूकंप आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत जो है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है, इसलिए, और वो भी कौन सा हिस्सा, जो हिमालय वाला हिस्सा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये सारे हिस्से मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण यहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। किसके कंपैरिजन में? मध्य अटलांटिक पेटी के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है कि भारत का जो भूकंप, किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत आता है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है, जहां पे 21% भूकंप आते हैं। और सबसे कम भूकंप कहां आता है, तो वह अटलांटिक, मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत आता है, जहां पे 16% भूकंप आता है। तो सबसे ज्यादा 63% प्रशांत महाद्वीपीय पेटी में, उससे कम मध्य महाद्वीपीय पेटी में, सबसे कम मध्य अटलांटिक पेटी में आता है। और भारत किस महाद्वीपीय पेटी में है जहां पे भूकंप आता है, तो आप कहेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी में है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपने इसके पहले आपका जो मैंने चैप्टर पढ़ाया वो पढ़ाया था ज्वालामुखी, और हमने बताया था कि ये जो प्रशांत महासागरीय पेटी है इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, अर्थात अग्निवलय बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आता है, तो सबसे ज्यादा भूकंप आता है रिंग ऑफ फायर, ये जो आपका बना हुआ है रेड कलर का रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी आता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है। और हमने पहले ही आपको बताया कि जहां पे भाई भूकंप आएगा तो ऑटोमेटिक अगल बगल की पृथ्वी क्या होगी, हिलेगी, और हिलेगी तो अगल बगल भूकंप तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होगा उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप भी आने की संभावना होती है। इसी कारण से इसके अगल बगल बसने वाले देशों में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए भी जाते हैं, और सबसे ज्यादा भूकंपी घटना भी इसी कारण इनके इस पेटी पे बसे हुए देशों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है, कहने का मतलब एक प्रकार से संकेत है। भूकंप आने से पहले ये संकेत देता है कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि भूकंप आने से पहले हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको एक दो दिन में वीडियो लाके बता देंगे। वायुमंडल के बारे में ही बताएंगे। अभी तो हमने पृथ्वी के बारे में बता दिया है, इसके पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर भूकंप, फिर ज्वालामुखी, फिर सूर्य के बारे में सारी चीजें लगभग वीडियो हम लगातार ला रहे हैं। आपकी इंटरेस्ट जिस वीडियो में है, जो वीडियो आपके एग्जाम में ज्यादातर जहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, भूकंपी तरंगों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंपी तरंग की तीव्रता को मापा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए सिस्मोग्राफ पे तो मापा, जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर देखते हैं, थर्मामीटर देखो, उसको थर्मामीटर बोलते हैं, लेकिन उसमें देखो जगह जगह लाइन खींची रहती है, लाइन होता है, वो इस प्रकार से स्केल होता है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि स्केल के द्वारा जानते हैं हम कि किसी व्यक्ति को कितना बुखार हुआ है। रहता तो वो थर्मामीटर ही है, लेकिन उसके जगह जगह देखेंगे वहां पे लाइनिंग करके लिखा रहता है कितने कितने डिग्री, इतने डिग्री, इतने डिग्री, इतने डिग्री। उसी अनुसार डॉक्टर उस चीज को देख के, उसमें पारा भरा होता है, उसी अनुसार डॉक्टर देख के बताता है आपको कितने डिग्री बुखार है। उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को नापता है, लेकिन उसके अंदर के स्केल पाई जाती है। सिस्मोग्राफ के अंदर के स्केल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। ये स्केल 3 प्रकार की होती है, रिएक्टर स्केल, ठीक है, मार्केली स्केल और राशिफेरल स्केल। ये 3 प्रकार की स्केल होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन 3 प्रकार की स्केल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्केल या सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्केल किसी को माना है, तो वो रिएक्टर स्केल को माना है। इसलिए सिस्मोग्राफ जब बनाया जाता है तो उसमें रिएक्टर स्केल को डाला जाता है, बल्कि मार्केली और राशिफेरस स्केल को नहीं डाला जाता है। डालने के लिए इसको भी डाल के हम भूकंप की तीव्रता को नाप सकते हैं, लेकिन ये इतना प्रमाणित नहीं है। सबसे ज्यादा प्रमाणित कौन सा? रिएक्टर स्केल प्रमाणित है। इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आप कहेंगे सिस्मोग्राफ से मापी जाती है।
किस भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में रिएक्टर स्केल नहीं है तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक स्केल आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब आपको क्या देखना है, देखिए रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। कितना होता है? 1 से 9 तक होता है। और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की 10 गुना होती है। ठीक है, इस पे 1 से 9 तक पैमाने होते हैं। 1 से 9 तक जो पैमाना होता है, एक पैमाने से दूसरे पैमाने तक जाने में कहने का मतलब 10 गुना बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसी अनुसार मापा जाता है कि रिएक्टर पैमाने पे कितना भूकंप आया। एक चीज और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब रिएक्टर पैमाना हमारा, जो रिएक्टर पैमाना देखते हैं, तो रिएक्टर पैमाना जो होता है इसी के सहारे क्या हम करते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, जब भूकंप 3 पॉइंट 4 पॉइंट तक भूकंप जो आते हैं उसमें समझ में नहीं आता, लेकिन 3-4 के पॉइंट के बाद जो भूकंप 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, इसमें तो 7, 7.5 में तो एकदम विनाश कर देता है। जैसे नेपाल में भी 7, 7.5 पॉइंट आया था। ठीक है, 7 पॉइंट रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को नापा गया तो वहां पर एकदम विनाश कर दिया। ऐसे जब भूकंप आते हैं तबाही मचा देता है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। सोचिए भूकंप नेपाल में आता लेकिन उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या अगल बगल बिहार, ये जितने भी हैं यहां तक इसका असर देखने को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जहां से भूकंप तरंगों का उत्पन्न होता है उसको कहते हैं क्या? अधिकेंद्र कहते हैं? नहीं, ये गलत है। भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं? ये भी नहीं कह रही। इसको बोलते हैं भूकंप केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। धरातली तरंगे किसको बोलते हैं? एल तरंगों को जो होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एल तरंगों को धरातली तरंग बोला जाता है और सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे यही होती हैं और सबसे स्लो चलती हैं ये तरंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो क्या है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया था पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाए अधिकेंद्र बोला जाता है। क्या बोलता है? अधिकेंद्र बोला जाए, एपिसेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी से, भूकंप की तीव्रता को जो नापते हैं वो रिएक्टर स्केल पे ही नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो ये किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में 63% क्या होता है? भूकंप आता है और इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, अग्निवलय बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये नापा जाता है किसका? भूकंपी तरंगों को, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप केंद्र अर्थात वो फोकस वह स्थान होता है जहां, भूकंप केंद्र या फोकस वह स्थान होते हैं जहां जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भूकंप सी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया भू कौन सी भूकंप तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? तो जो एल तरंगे होती हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो नदियों का विज्ञान है, भूकंप का विज्ञान है, पर्वत का है कि ज्वालामुखी का है? तो सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है इसके बारे में भी हम चलिए देखते हैं। तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो हमारा भूकंप का विज्ञान है, भूकंप के बारे में पढ़ा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भूकंप की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान का। अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी
गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भाई आपको मैंने बताया था, ये सूचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये आज का हो गया होमवर्क, ठीक है, आज का आपको होमवर्क मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, अधिकेंद्र, इपिसेंटर, भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, जो किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से है इपिसेंटर, नहीं, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। जहां पे सबसे पहला झटका अनुभव किया जाता है उसी को बोला जाता है अधिकेंद्र बोला जाता है। तो चलिए, हमारा जो जो हमने पिछला आपको वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप ज्वालामुखी के बारे में बताया, तो उसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। उन 2 क्वेश्चनों का आंसर जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, आपको ध्यान से सुनना है, कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है माउंट एरबुस। आप उसको सही कर लीजिएगा, माउंट एरबुस, ऑप्शन नंबर ए उसका सही है। दूसरा क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन और दिया था कि किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो किलिमंजारो पर्वत जो था वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित था। ये 2 का आंसर हमने आज आपको बता दिया, और जो हमने आज का होमवर्क दिया है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देख रहे हैं आपके लिए कितना पसीना हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट लाते रहें जिससे आपको फ़ायदा हो। और हमारी कोशिश है आपको क्लास में ही चीज़ों को याद करवा देना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।